चलिए भाई आज की क्लास शुरू करते हैं एडजेक्टिव के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। पहले नंबर पे आता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा एडजेक्टिव जो भी होता है, सपोज करें टॉल, तो इसकी एक डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं टॉलर। एक और डिग्री इसकी बनती है, बोलो कौन सी? टॉलेस्ट। तो ये बेसिकली टॉल एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि ग्रेड हो सकता है, जिसकी डिग्रियां बन सकती हैं, इनको कहते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? ग्रेडेबल एडजेक्टिव। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जिसके ग्रेड नहीं हो सकते। इनकी हेडिंग आती है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव को आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिख सकते। इनमें शब्द कुछ इस प्रकार से आते हैं भाई। गोल्डन यानी सुनहरा। जो सुनहरा है वो सुनहरा है, उसको अधिक सुनहरा, सबसे सुनहरा नहीं कर सकते हैं। जो फ्री है वो फ्री है, आधा फ्री, पौना फ्री, सवाया फ्री कुछ नहीं होता है। खाली मतलब खाली, फुल मतलब फुल। समानांतर जो है वो समानांतर चलेगा, चाहे थोड़ी देर चले चाहे देर तक चले। इसमें अधिक समानांतर की स्थिति नहीं बनती। अगर कोई सीधा है तो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट होता है। जो समोसा आकार है वो समोसा आकार है, बड़ा समोसा छोटा समोसा हो सकता है, लेकिन 180 डिग्रीज के अंदर का खेल है पूरा। अगर रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो ये एक आयत का काम करता है। और आयताकार का मतलब हो गया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आयत का मतलब आयत होता है, 360 डिग्रीज की बात हो रही। राउंड गोल होता है चाहे छोटा या बड़ा। सर्कुलर भी सेम होता है। कंप्लीट यानी होता है पूरा। इसी को अभी फुल कहा था, और अभी आगे चलकर इसी को कह देंगे हम लोग एंटायर यानी पूरा। अनमैच्ड, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सानी ना हो, जिसके कोई टक्कर ना ले सके, जिस जैसा दूसरा कोई ना हो, इसको यही कहा गया है भाई। ऐसे एक टर्म आता है, अगर आपने सुना पड़ा हो, उसको कहते हैं यूनिक। बोलो कौन सा है? यूनिक। इसका मतलब अनोखा, अद्भुत, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं, इसको ग्रेड नहीं कर सकते। ये रहा भाई, बार बार एग्जाम में आता है ये वाला। आइडियल यानी आदर्श। अगर आपके आदर्श कोई व्यक्ति हैं, तो उसमें ज्यादा आदर्श और उससे भी ज्यादा आदर्श नहीं हो सकता। अल्टीमेट, परफेक्ट, चीफ, इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है अंतहीन, जिसका कभी अंत नहीं होता। इसी को आप इन्फिनिटी कहते हो, इनफाइनाइट कह सकते हो। मेजर यानी किसी चीज का बड़ा हिस्सा, तो बड़ा ही रहता है। दिस हिस्सा इज कॉल्ड लाइन शेयर, मेजर। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, थोड़ा संभव, पौना संभव नहीं हो सकता। एक्सीलेंट, सर्वोत्कृष्ट, सबसे बढ़िया पहले से ही है, इसमें हम ग्रेड नहीं कर सकते। इनफाइनाइट, ये अभी अभी आया था, इटर्नल इसका पर्यायवाची हुआ। एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, जितना चाहिए उससे भी अधिक, और कितना करेंगे। इसका मतलब ये सारे एनजीए नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के नाम से जाने जाते हैं। इससे हमको ये पता लगता है इससे हमको पता लगता है कि इन सारे एडजेक्टिव के पहले कभी भी मोर मोरनी नहीं आते। अरे बोलो क्या नहीं आता कभी भी? इनके पहले मोर मोरनी नहीं आते। मोर मोस्ट लगाना यहाँ पाप माना जाता है। अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, रानी, रानी इज द मोस्ट रानी इज द मोस्ट यूनिक गर्ल ऑफ, बस इतने ही काफी। अब मुझे बताओ, ये गर्ल है और रानी जो है वो सबसे यूनिक गर्ल है। तो पहले पता रहे कि यूनिक एक कैसा एडजेक्टिव होता है प्यारे बच्चों। अगर ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है तो इसके आगे मोर मोरनी, शायद अगर ये D3 कट गई तो फिर द भी कटना चाहिए, बोलो हाँ या ना। और अगर रानी इज व्हाट, अरे बता नहीं रहे हो, रानी इज व्हाट, SCN। और इसकी विशेषता क्या दे रखी है? तो बेटा ये कौन सा फंक्शन हो गया? एट्रीब्यूटिव फंक्शन। शायद इसकी शक्ल देखकर यहां पर क्या लगाते थे? हाँ जी, ए या एन, यूनिक के लिए। हाँ जी, ये तो बाउल है इसलिए क्या लगना चाहिए? और लगेगा। इसके बारे में आर्टिकल में पढ़ेंगे कि क्यों लगेगा। फिलहाल रानी इज अ यूनिक गर्ल, खेल खत्म। खत्म, टाटा बाय बाय। तो रानी इज अ यूनिक गर्ल, क्यों आएगा बाद में पढ़ेंगे। और यूनिक के आगे मोस्ट हटेगा इसलिए द हटेगा। और इस गर्ल SCN है जिसकी विशेषता यूनिक है। SCN की शक्ल देखकर यहाँ पर अ डिजाइन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक हुआ। तो इन सारे शब्दों के पहले मैं कह दूं मोर पैरेलल, मोस्ट पैरेलल, मोर फुल, मोर एम्प्टी, मोस्ट एम्प्टी, मोर फ्री, ये कुछ नहीं होता। ऐसे मोर कंप्लीट, मोर राउंड, ये कुछ नहीं होगा। मोर सर्कुलर, मोर परफेक्ट कुछ नहीं होगा। क्या बात समझ आ रही है?
तो एनजीए एक ऐसी बला है जिसको आप ग्रेड नहीं कर सकते। ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कैटेगरी की बात है। ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कैटेगरी की बात है। इनकी कैटेगरियां फॉर्म नहीं होती हुई। ये कोई ऐसा नहीं है जिसके आगे आप ई आर ई एस टी लगा दो या मोर मोरनी लगा दो। इसमें कुछ भी ऐसा कार्य नहीं होता। और एग्जामिनेशन में बार बार इसके आगे क्या दे रखा होता है? मोर या मोरनी, मोर मोस्ट को हटा दो, काम होता। ये आपका एरर का क्वेश्चन तैयार होता है बच्चों यहां से। तो इन सारे शब्दों को एक बार कैटेगराइज कर लेना। इन सारे शब्दों को एक बार कैटेगराइज कर लेना, आपके जहन में होने चाहिए कि कौन है वो, कौन है वो जो अपने पहले मोर मोरनी नहीं लेता। एनजीए, एनजीए। आगे चलता हूं बच्चे। यहां आता है दूसरा कंसेप्ट। एडजेक्टिव का दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि ये सारे के सारे जो वर्ड दिख रहे हैं इनको पढ़ के देखो। तो आई यू आर, 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 आई यू आर। हो सकता है 150 और भी आई यू आर आ जाए, डजेंट मैटर। जिस भी वर्ड के लास्ट में क्या लगाते हैं बोलो? आई यू आर। इसके आगे कभी भी देन जैसी व्यवस्था नहीं होती बच्चों। और उसकी जगह पे एक प्रेपोजिशन लगता है, बोलो क्या? जो भी वर्ड आईओआर के साथ आएगा दुनिया में, उसके ठीक बाद में कभी भी देन कंजंक्शन नहीं आएगा, उसमें हमेशा एक प्रेपोजिशन आएगी जो कौन सी होगी? अगर ये बात याद हो गई तो बेटा हरे रंग में ये भी याद कर लो कि इनके पहले कभी मोर मोरनी नहीं लगता। एट द सेम टाइम ये भी याद कर लो। तो इनके साथ बीमारी क्या है? एक तो मोर मोरनी इनके पहले कभी नहीं लगता है, और इसके बाद में कभी भी कंजंक्शन देन नहीं आता है, हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। अगर ये बातें समझ गए तो आओ। शी इज सीनियर देन आई, तो अच्छी बात है। कंपैरेटिव केस दिख रहा है देखने में। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली है तो ये बताओ ये अंकल कौन से हैं भाई? आईओआर के बाद में कभी भी कंजंक्शन देन नहीं आता, बोलो क्या आता है? अब वाक्य सही हो गया, बोलो। एक और बात मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये टू होता कौन है? टू होता कौन है? तो ये टू एक प्रेपोजिशन होता है बच्चों। और प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। तो बेटा ये उत्तर ठीक हुआ। शी इज सीनियर टू मी, ना कि सीनियर देन आई। जब देन ही हट गया, जब टू आ गया, जब टू आ गया तो बेटा टू तो प्रेपोजिशन होता है, और इससे ऑब्जेक्टिव केस आएगा उसके बाद। अब बताओ यू आर जूनियर देन ही। सारी बातें बढ़िया चल रही थी, वैसे सब दिमाग खराब हो गया यहाँ पर। आईओआर दिखा नहीं। आईओआर की वजह से क्या करना है बोलो? इस आईओआर की वजह से यहां से क्या उड़ा दूं बोलो? कंजंक्शन देन नहीं, बोलो क्या? और अगर तू प्रेपोजिशन है तो तेरे पास सब्जेक्टिव केस नहीं, बोल कौन सा केस? ये हुआ हमारा वाक्य सही। मोदी इज मोर सीनियर। मोदी इज मोर सीनियर, बताओ क्या कमी रह गई? मोदी इज मोर सीनियर देन योगी। तो यहां मोर नहीं आएगा क्योंकि आईयूआर के साथ कभी नहीं आता। मोदी इज मोर सीनियर देन आएगा कि टू? तो फिलहाल अगर इस वाक्य को देखें तो इसमें मुझे कौन दिख गया? तो पहली बात, इसके पहले मोर मोरनी, इसके बाद कंजंक्शन देन कभी भी, इसका मतलब प्रेपोजिशन, इसका मतलब राफेल यहां पे कौन सा केस बन गया? ऑब्जेक्टिव केस। और मिग थ्री यहां पे सब्जेक्टिव केस है। तो हमको ये शिक्षा मिली बच्चों। आईयूआर फैक्टोरियल, आईयूआर फैक्टोरियल के जस्ट बाद में कंजंक्शन देन नहीं आता बल्कि प्रेपोजिशन टू आता है। और आईयूआर वाले वर्ड्स जितने भी हैं, जितने मैंने लिख दी उसके अलावा भी अगर आ जाए 150, तो उनके पहले मोर मोरनी नहीं आता। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो यहां पर ये भी बात तबाह हुई, खत्म हुई। सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, और भी कुछ रह गया तो अल्टीरियर, फलानियर, डिमगानियर, कुछ भी ले आओ। इन सबका यही हश्र होगा। इसका मतलब इनके पहले कभी मोर मोरनी नहीं आएगा, और पाछे देन नाम का कंजंक्शन नहीं आएगा बल्कि टू नाम का प्रपोजिशन आएगा। कंसेप्ट यही उड़ता है बेटा। अगले पे चलता हूं। अगला हमारा जो कंसेप्ट है इसको समझ लो। इसने भी कई घर बर्बाद करें भाई। हरे रंग में देखेंगे इसको। अगर ध्यान से देखें तो दुनिया में तीन बातें आती हैं, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली। बोलो क्या? एक बार इसको पढ़ लो, बड़बड़ा लो। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली।
तो कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक दृष्टि से। इसका मतलब तुलना तो हो रही है। आप बताएंगे स्तुति, और जब कोई तुलना होती है तो क्या लगाते हैं? जब कंपैरिजन होता है तो D1 D2 D3। जाहिर सी बात। आप बताओ, फिर कैसी बातें करते हो आप दिन दहाड़े ऐसी बातें? तो आपको साफ पता है जब कंपैरिजन होल्ड होता है तो आप हमेशा डिग्री कौन से लगाते हो, बोलो? डिग्री वन, डिग्री वन, डिग्री वन, डिग्री वन, सॉरी सॉरी सॉरी, डिग्री वन, डिग्री वन और डिग्री वन, सॉरी 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 सॉरी। कंपैरेटिवली आ गया तो इसमें तो कंपैरिजन कितने लोगों में होगा, और जब दो लोग होते हैं तो D1 या D2, तो D2 आएगा। लेकिन इस वर्ड के अंदर ही कंपैरिजन होल्ड हो चुका है। जब ये अपने आप में ही तुलना कर चुका है तो इसके साथ D2 नहीं आना चाहिए, बल्कि कौन आएगा? ये काम भी वही कर रहा है, तुलनात्मक दृष्टि से तुलना तो ये कर ही चुका है। तो इसके बाद अब दोबारा से D1 आएगा। और फेयरली में भी यही हरकत है बेटा। जब तुम किसी की तुलना में किसी को बेहतर बताते हो तो साथ में D1 लगाते हो। लेकिन ये पापी दिल ये मानता नहीं, इसके साथ क्या लगाने की जिद करता है। तो मुझसे मुझे एक शिक्षा मिलती है बच्चों यहाँ पर, और वो क्या है? वो शिक्षा ये है बच्चों, कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली इसी का एक भाई होता है कौन सा वाला? रिलेटिवली। और एक होता है, बोलो कौन सा? पेयरली। इसके बाद में सदैव डिग्री नंबर 1 आती है। इसको एक बार उतार ले अपनी नोटबुक में। इसके साथ हमेशा डिग्री नंबर 1 आएगी। डिग्री नंबर 2 मन करेगा लेकिन लगाना मत। तो इन तीनों वर्ड्स के बाद में D1 आती है, और कारण क्या है? जो तुलना उस डिग्री से करवाता वो इन शब्दों ने स्वतः ही कर दी। अब बताओ स्तुति, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, पेयरली के बाद D1 या D2? मतलब सरस्वती बैठी थी आपके मुंह पे उस टाइम। तो D1 ही आएगा बिल्कुल। आओ आगे चलते हैं बच्चों, ये हमारी शिक्षा यहाँ पूर्ण हुई। एक बार इसको देख लो, रानी इज एनफ, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सुजल, आंसर। नो एरर, नो एरर नहीं, एक्सलेंट। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मैं हरा रंग उठा चुका हूँ, बताओ उत्तर क्या और क्या? मतलब, मतलब मैं उत्तर नहीं बताऊंगा? मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से भी टॉल, लेकिन आंसर गलत, क्योंकि आपने बोला था ना टॉल। अब देखो, अपनी शिक्षा थी कि इन तीनों वर्ड्स के बाद में क्या अटैच करना है, और एक और वर्ड रह गया, बोलो कौन सा? इसके साथ भी हमेशा क्या आएगा? डी। लेकिन D1 कहाँ आएगा इसके? है सर? हाँ सर। उठवा दो इसको, यहाँ पटकवा दो, अब ठीक है। टॉल है ना? इसकी लोकेशन की गलती है। इसकी लोकेशन नहीं पता होती बच्चों को, लोकेशन पे गलती करवाता है एग्जामिनर। तो बेटा एनएफ के पहले डिग्री 1 तो आएगी, लेकिन पहले आएगी। जबकि कंपैरेटिवली, फेयरली और रिलेटिवली के बाद में D1 आती थी। और एनएफ से कहाँ आती है? बेटा स्तुति से क्या शिक्षा मिली हमको? हमको ये पता लगा कि कंपैरेटिवली, रिलेटिवली और फेयरली के राइट साइड में D1, और एनएफ के लेफ्ट साइड में D1। ठीक है, बस यही जीवन है। आओ आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आई हैव एनफ, एनफ रिसोर्सेज। इसमें किसको उठा के कहां डालूंगी ये बताओ? अभी पढ़ाया था, अभी तो पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ है। यहाँ बोलती बंद हो रही है, बोलो। वैसे तो बड़ा बोलते हो प्लस, बोलो। हाँ, इसको उठा के कहाँ डालना है, बोलो बेटा। हाँ जी। इधर ही आएगा ये, क्योंकि, क्योंकि सर संस्कार भी कोई चीज होती है। अगर एनफ के साथ में एडजेक्टिव दिया हो, विशेषण दिया हो, तो विशेषण की डिग्री नंबर कहाँ आएगी? 1 पहले।
लेकिन एनफ एक डिटरमिनर भी है बच्चों, जो अपने साथ में एक नाउन लेता है। कौन लेता है? और नाउन की फितरत या तो हो सकती है पाकिस्तान, या हो सकती है उज्बेकिस्तान, इनमें से कुछ भी ले सकता है। अरे हाँ या ना? तो जब मैं अगर नाउन की तरह ला रहा हूं तो एनफ के बाद में नाउन आएगा, या तो कौन सा या तो कौन सा। लेकिन अगर विशेषण एडजेक्टिव आएगा तो डिग्री नंबर 1 आएगी, और वो कहाँ आएगी? तो मेरे हिसाब से रिसोर्सेज में तो ऐसा लग रहा है, ये तो रिसोर्स रिसोर्स है, तो बहुवचन है। अरे हाँ या ना? तो ऐसी बातें नाउन वाली तो इसके बाद ही आएंगी। तो बच्चे इस कदर एनफ को रटके जाते हैं, कुछ भी आएगा उठवा दूंगा, यहाँ पटकवा दूंगा। पहले देख लेना एडजेक्टिव है कि नाउन, आपको उठवाना पड़े बाद में। तो अगर तो विशेषण आएगा बच्चों, अगर एडजेक्टिव एनफ के साथ एडजेक्टिव कॉरस्पॉन्ड करेगा, तो वो उसके बाद नहीं उसके पहले आएगा, और उसकी डिग्री नंबर। और एनफ के बाद में अगर नाउन आएगा तो वो बाद में आएगा। और नाउन कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो पीसीएन और एक पाकिस्तान उज्बेकिस्तान, बस दो। एक और क्वेश्चन दूंगा, दैट इज शी हैज डैश एनफ मनी। किसको उठवा के यहां पे रखें? आप बताओ बेटा। मामला पैसों का है, बोलो क्या है? मनी को उठवा के यहाँ पे, हाँ या ना? क्योंकि मनी की डिग्री होती है मनी, मनियर, मनीएस्ट। एक टॉपिक आएगा नाउन, उसको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर एडजेक्टिव आता है। अरे हाँ है ना? बिन नाउन के दुनिया सुनी सुनी होती है। ये जो आप जिसको मनी कह रहे हो ना बेटा, ये ग्रुप ऑफ द सेम आइटम्स की वजह से अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन होता है। और अगर नाउन है तो ये उसके बाद में आएगा, इसको उठवाना मत। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये सब व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। शिखा इज एनफ फैट, फैटर। अब बताओ, आप बताओ तुम, क्या और क्यों? फैक्टर की जगह तो फैट आएगा, क्योंकि ये डिग्री नंबर 1 आती है और इसकी लोकेशन इधर आएगी। बोलो हाँ है ना? ये एडजेक्टिव है इसलिए। तो शिखा इज फैट एनफ, तब वाक्य सही होगा। लेकिन नाउन हमेशा कहाँ आता है? बाद में। और एडजेक्टिव की डिग्री 1 हमेशा पहले। तो जब भी मैं एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाता हूँ नाउन का जिक्र छेड़ देता हूँ, कि बच्चे उठवाने पे भरोसा करते हैं। एनफ दिखा नहीं, उठवाया नहीं, पहले देख लो ठोक बजा के। नाउन होगा तो नाउन तो बाद में आएगा, एडजेक्टिव की डिग्री 1 होगी तो पहले आएगी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, फेयरली के बाद में कौन आता है? डिग्री नंबर। और एनएफ से पहले कौन आता है? डिग्री नंबर 1। लेकिन एनएफ के बाद में नाउन आ सकता है, कौन सी नेचर का? या तो पीसीएन और या फिर, अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। अगला कंसेप्ट, इसको पढ़ो। कुछ बातें लिखी हैं। पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। दो घटनाएं, गतिविधि साथ साथ होती हैं, और एक गतिविधि जो होती है, एक गतिविधि दूसरी गतिविधि को प्रभावित करती है। और कैसे करती है प्रभावित, आओ मैं आपको बताता हूं। दो एक्शन के बीच में पैरेलल कंपैरिजन। अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मजदूरों की संख्या बढ़ा दोगे, तो जो काम करने में दिन लगने हैं वो कम हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? यहां मैं संख्या मजदूरों की बढ़ाता जा रहा हूं, और वहां पे दिन घटते जा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर संख्या कम कर दूंगा मजदूरों की, तो मुझे लगता है टाइम यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है। जब किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। अरे हाँ या ना? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है। और जैसे ही औने पौने दाम पे बिकता है तो थोक के भाव से लोग खरीद लेते हैं। ये हुआ हमारा पैरेलल कंपैरिजन
जो अक्सर तो होता है कंट्रास्टिंग, ऊपर नीचे जाता हुआ, उल्टा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों एक ही दिशा में बढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक ही दिशा में घटते हैं। तो एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। इसको हम टॉपिक को बामोहब्बत इस नाम से जानेंगे, द डी टू, द डी टू। क्या लिखा है, पढ़ो बेटा, द डी टू, द डी। तो जब भी पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस आ जाए तो एक बार टोटका पढ़ लेना, द डी टू, द डी, नारायण नारायण। तो द डी टू, द डी टू करके आप जिंदा बाहर आ पाओगे। अब मुझे बताओ बेटा, मुझको एक बात बताओ, ये दे रखा है पहाड़, जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की ओर चढ़ना शुरू होता है हिल स्टेशन पर, तो क्या ठंड बढ़ती है? जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। ऊपर जाना और ठंड का बढ़ना, बोलो हाँ या ना। ये हो गया दो एक्शन के बीच में पैरेलल कंपैरिजन। आपको जो संस्कार दिए कौन से दिए, द डी टू। तो पहली बात यहां पे क्या आएगा, द हायर, द कूलर। जितना ऊपर जाओगे उतने ठंडे होते जाओगे, उतनी ठंडक मिलती जाएगी। द डी टू, द डी टू। कहीं पे दुर्घटना हो गई है, व्यक्ति काली रोड को लाल करने पे लगा हुआ है, अब कोई पूछ रहा है कि बुलवा ले एम्बुलेंस को, तो आप बोलोगे जितनी जल्दी उतना बढ़िया। द सूनर द बेटर, द सूनर द, डी टू क्या होती है बच्चों, द सूनर द बेटर। जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया रहेगा, ऐसा। अरे हाँ या ना। सैलरी का क्या है, जितनी ज्यादा उतना बढ़िया। तो इसकी सेकंड डिग्री क्या होती है, मैनी मोर मोस्ट और मच मोर मोस्ट। द मोर द बेटर, जितनी ज्यादा उतना बढ़िया। बोलो हाँ या ना। और थीम वही है, द डी टू, द डी टू। जितना आसान ये दिखता है ना, उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ये क्या दे रखा है बच्चों को, द डी टू, द डी टू, नारायण नारायण। डिफिकल्ट की सेकंड डिग्री। तो द इजियर इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट इट इज। जितना ये आसान दिखता है ना, उतना ही ज्यादा कलिष्ट है। द डी टू, द डी टू, नारायण नारायण। पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस, द डी टू, द डी टू की भेड़ चढ़ जाता है। जीवन में टेंशन जितनी कम होंगी, हाँ जी, लिटिल लेस लीस्ट, द लेस द बेटर। टेंशन के लिए कह रहा हूं, जितनी कम उतना बढ़िया। द लेस द बेस्ट, द लेस द बेटर, द डी टू, द डी टू, लिटिल लेस लीस्ट। इस तरीके से हमको ये बात समझ आ गई कि दो गतिविधियों के बीच में जब भी कंपैरिजन होल्ड होता है तो इसी तरीके से होता है, द डी टू, द डी टू। जितना ज्यादा सीखोगे उतना बढ़िया कमा लोगे। द मोर यू लर्न, ये मैनी और मच की सेकंड डिग्री है। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। बताओ वाक्य सही या गलत, द डी टू, द टू। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमा लोगे, ये सर नो। तो द डी टू, द डी टू के बेस पर ये हुआ क्वेश्चन हमारा। यहां से क्वेश्चन निकलते हैं बहुत सारे। चलो ये भी हुआ। हमने ये टॉपिक स्कूल में पढ़ लिया था, वैसे स्कूल वालों ने पढ़ा दिया था, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव खत्म। बोलो हाँ या ना। आओ आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आता है इसके बाद में बैलेंसिंग एंड। यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षा जो होती है, ये बेसिकली एक ऐसा मैदान है जिसमें यू नेवर नो अगला स्टेप क्या होगा। कई बार आप 10 साल से पेपर दे रहे होते हो, 8 साल तैयारी हो जाती है, कई पेपर दे दिए लेकिन बस नंबर ही नहीं आया। और कई बार ऐसा होता है कि आप पहली बार बैठे, अड़ोसी पड़ोसी ने कहा था देख के देख ले एक बार, गलती से दिए और निकल गए, ऐसा भी होता है। तो कृपया, एक तैयारी का टाइम होता है जब आप सेचुरेशन से आ जाता है, आपको लगता है अब सीखना और कुछ नहीं रह गया। भाई मेरी मैथ्स तो बढ़िया हो चुकी है, मेरी रीजनिंग में अब ज्यादा
सुधार की आवश्यकता नहीं है। जो चल रहा है उसको अगर एग्जामिनेशन तक बनाए रखूं तो काफी है। तो ऐसे बच्चों को अपनी बारंबारता बढ़ा लेनी चाहिए, दायरा बढ़ाना चाहिए, एक्सटेंशन करना चाहिए। एक्सपांशन कहाँ करना चाहिए? अगर वो बैंकिंग फील्ड के हैं तो थोड़ा एसएससी को भी ले लेना चाहिए। उसके लिए आपको विशेष तैयारी तो करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से अगर मैथ्स आपकी डन है तो मैथ्स में आपको एक एडवांस पार्ट अच्छा करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? अभी है 2.5 से 3-4 महीने तकरीबन। सितंबर में मान लो आप सीजीएल लगना है, उसके पहले क्योंकि वैकेंसी गजब की है इस बार, अच्छी वैकेंसीज हैं। तो जो बैंक वाले इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक छोड़ के एसएससी में आ जाओ, बैंक को उसी शिद्दत से करते रहो। दिन में 2 ढाई 3 घंटे अलग से निकाल लो, थोड़ी सी तैयारी और कर लो। अंग्रेजी तो वही है, मैथ्स वही है, प्लस उसमें एडवांस जुड़ेगी। बाकी दिन आपका होना चाहिए। रीजनिंग थोड़ी सी आपकी है, थोड़ी सी अलग भी है। अलग टाइम निकाल के लोग बाग जो हैं 1 या 1.5 महीने में रीजनिंग करा देते हैं पूरी की पूरी, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो अगर आप उसके वीडियोस देख के भी कर लेते हो तो आप एक अपना दायरा, और जहां कहीं आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, दायरा विस्तृत करो। और एसएससी वालों को बैंक की तरफ रुझान करना चाहिए, खासतौर पे स्टेनो वालों को। स्टेनो की वैकेंसीज को इस बार थोड़ा स्क्वीज किया है, तो दर्द मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं तो कई टाइम से देख रहा हूँ स्टेनो वाले को। आओ आगे चलता हूं, और अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है हमारे सामने। कभी कभी ऐसा होता है कि एंड जो होता है ये एक वाक्य के बीच में दिया हुआ कंजंक्शन होता है, और ये बैलेंस बनाने का काम करता है, इक्वल बनाने का काम करता है। अगर इधर 1 यूनिट तो इधर 1 यूनिट, अगर यहाँ 2 तो यहाँ 2, अगर यहाँ 3 तो यहाँ 3। ये यही काम करता मर जाता है बेचारा, कंजंक्शन का यही काम। तो यहाँ पे अगर एंड दिख रहा है तो पहले तो ये देखो कि लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है, रानी और यहाँ पे कौन है। और अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, बोलो तारा रारा, इसमें आपको डिग्री नंबर कौन सी लगानी होती है? ये तो बात अब अगर बीच में एक सी दे रखा है, कंजंक्शन दे रखा है, तो इधर भी D2 आएगी और उसके इधर भी D2 आएगी। कारण क्या है? बैलेंस, संतुलन जीवन का आधार है। तो आपको इसमें एक बात पता रहे बच्चों, जब संतुलन बनाना होगा तो यहाँ पे सिंसियर की डिग्री 2 क्या होती है बोलो? और ये अपने आप में डिग्री 2 दे रखी है क्या? इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है? अरे हाँ है ना? तो रानी इज मोर सिंसियर एंड मोर इंटेलिजेंट देन रेखा, ये वाक्य सही हो गया। इसका मतलब एन के दोनों पक्षों पे D2 आ गई। इसको कहते हैं बैलेंस बनाने का कार्य है। अगला देखो बेटा, दिशा सीम्स एडोरेबल एंड मोर अट्रैक्टिव देन श्रद्धा। मुझे लगता है यहाँ पे दो की लड़ाई है, बोलो किस किस की? एक तो श्रद्धा की, और यहाँ पे इस छोर पे कौन है? इसका मतलब बीच में एंड दे रखा है नहीं दे रखा है? तो बेटा मुझे लगता है जब दो में टक्कर होती है तो दोनों तरफ D2 एडोरेबल की D2 मोर एडोरेबल, और अट्रैक्टिव के पहले मोर लगाना बढ़िया चल रहा है, क्यों? कोई दिक्कत नहीं, माशाअल्लाह, आफरीन, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। अगला देखो, मोदी, मोदी, और यहां से कौन से नारे लग रहे हैं? जब दो लोग हैं और बीच में एंड है तो बेटा दोनों पक्षों पे क्या लगना चाहिए? D2। सुजल थोड़ी हेल्प करो मेरी। तो इसको D2 बनाने के लिए इसके आगे कभी भी मोर मोरनी नहीं आता, लेट मी रिमाइंड यू। इसके आगे लगा मत देना, उड़ जाओ। और यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, इसके आगे क्या लगा दूं? अब ये वाक्य पूरी तरह से गलत हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपने बैलेंस पे ध्यान नहीं दिया। अगर इसके साथ में देन आता है तो सीनियर के साथ में भी तो कुछ आता होगा। अगर मैं ये 2 नहीं लगाऊंगा तो ये मान लिया जाएगा कि सीनियर और मोर एक्सपीरियंस्ड दोनों के साथ में देन की जुगलबंदी होती होगी, जबकि नहीं होती। तो इसके साथ जो प्रेपोजिशन आनी चाहिए वो दिखनी चाहिए यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, सीनियर एंड ये तो पता रहे सीनियर किसके साथ आएगा। इसके पहले कभी मोर मोरनी, इसके साथ मोर जरूर लगेगा तभी D2 बनेगा, और इसके बाद में देन का आना। अब ये वाक्य सही हुआ। राफेल फ्रांस का माल है, और वहां पे मिग 3 एडवांस्ड। बोलो दो चीजों में टक्कर है, D2 बताओ बेटा क्या होगी? मोर एडवांस्ड और मोर। बेटा IUR के पहले कभी मोर मोरनी और इसके बाद कभी देन नहीं, बोल बेटा बोल। अब वाक्य बिल्कुल
गलत हो गया, क्योंकि इसके बाद में अगर मैं कुछ नहीं लगाऊंगा तो मान लिया जाएगा कि तेरे बाद भी कौन आता है, लेकिन तुम्हारे बाद यहाँ पर कौन आएगा? तो बताओ, तुम्हारे साथ ये राजी, तुम्हारे साथ वो राजी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब कोई दिक्कत नहीं, तो आपको पता रहना चाहिए दोनों पार्टी को आपको सेटिस्फाई करना है, उधर वाली पार्टी भी और इधर वाली भी। हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखो, जनाब एपीजे अब्दुल कलाम, और दूसरा कोई नाम ही नहीं है, यानी पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सारी दुनिया एक तरफ, कलाम साहब एक तरफ। कलाम साहब दी बल्ले बल्ले, बाकी सारे चल्ले चल्ले। तो ठीक है, डिग्री 3 लगा दो। तो एंड में जब एक ही व्यक्ति का बोलबाला हो, तो ये लिखना बिल्कुल ठीक है। और डिग्री 3 से पहले क्या लगाना चाहिए? द। इधर आ जाओ। ट्रस्टेड, ये भी D3 करो, ट्रस्टेड, मोर ट्रस्टेड। तो यहां पे क्या लगाऊं, बोलो? अब एक प्रश्न मेरा रह गया, और वो ये, क्या यहां पे द लगाना चाहिए कि नहीं? डिग्री नंबर 3 से पहले द आता है, सोचो और बताओ। ना 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 ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इधर व्यक्ति कितना है भाई? अगर मैं 2 बार डिटर्मिनर लगाऊंगा तो इसका मतलब कहीं दो लोग अलग अलग होंगे, लेकिन मुझे पता है व्यक्ति कितना है, उसी व्यक्ति के ही तो दोनों गुण हैं। तो फिर द एक ही मर्तबा आएगा, और पहली बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे द लग रहा है राजी राजी, यहाँ नहीं लगना चाहिए बेटा। अगर लग रहा हो तो एरर दिखा देना। एक व्यक्ति के लिए डिटर्मिनर भी एक ही मर्तबा आना चाहिए। तो पूरा सही वाक्य बनेगा, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द मोस्ट रेप्यूटेड एंड मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन ऑफ इंडिया। यहां द नहीं आएगा, एक व्यक्ति के लिए 2 बार डिटर्मिनर्स नहीं आते। चलो बेटा, इसको करके देखो। अर्जुन became more special and superior than भीम। तो क्या होना चाहिए? यूज योर ब्रेन। अर्जुन की टक्कर किससे है बच्चों? भीम से। बढ़िया बात है, बीच में एंड दे रखा है, दोनों पार्टी कौन सी चलेगी? D2 D2। मोर स्पेशल अपने आप में कौन है? D2। सुपीरियर IOR लग गया भाई साहब, दिमाग खराब हो गया। तो अब इसके पहले मोर मोरनी, इसके आगे कभी देन नहीं, बोलता क्यों नहीं? इसका मतलब ये कौन बन गया, देखते ही देखते? ऑब्जेक्टिव केस। तुम्हारे बाद टू आता है, लेकिन तुम्हारे बाद टू नहीं आता, तुम्हारे बाद कौन आता है? तो यहां देन लगेगा। अरे हाँ या ना? क्या यहाँ पे मोर मोरनी लगाना अलाउड था? नहीं। लाहौल बिलाकुवत हो जाता, गलती हो जाए। तो ये जितने क्वेश्चन अपन ने करे हैं बेटा, एग्जामिनेशन से उठाए हुए क्वेश्चन से। इस तरह के प्रश्न आते हैं जहां पे आपको एंड को बैलेंसिंग करके दिया जाता है, दोनों पार्टी बराबर करनी, LHS को RHS। अपन LHS RHS तो पेयर नाउन से शुरू हो गए थे। अरे हाँ हाँ, ठीक। तो इसमें एंड के दोनों जो पार्ट हैं वो बराबर करने हैं। IOR का नियम पता रहे कि इसके आगे क्या नहीं आता और इसके बाद क्या आता है। और D2 के बाद में देन आता है तो देन आना चाहिए। D2 लिखने के जो भी तरीके हैं वो पता होने चाहिए। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा, पढ़ के बताओ। हमने आज की शुरुआत कहां से करी थी? तो आज की क्लास की शुरुआत हमने यहां से करी थी। NGA, NGA। इसमें मोर मोरनी नहीं लगता था, ये ऐसे ही आते थे, ऐसे ही जाते थे, बोलो हाँ या ना? शब्दों को पकड़ लेना। दूसरा रूल था IOR फैक्टोरियल पाछे हमेशा कौन लगेगा, क्या नहीं लगेगा? इसके पहले कभी भी मोर मोरनी। अगला, कंपैरेटिवली रिलेटिवली फेयरली के बाद हमेशा डिग्री नंबर 1 आती है, लेकिन NF के पहले डिग्री नंबर 1 आती है। NF के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो आ सकता है, और वो दो ही तरह का आएगा, या तो पाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। आगे आगे, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है द D2 नारायण नारायण। जब दो घटनाएं साथ साथ होती हैं तो दोनों पक्षों पे द प्लस D2। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडे हो जाओगे, अरे हाँ या ना? जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी बढ़िया नौकरी पालोगे, द D2।
उसके बाद आता है एंड, और वो भी बैलेंसिंग, दोनों पार्टीज को आपको बराबर इत्तेफाक के साथ पूरा करना है। बोलो हाँ या ना। इन क्वेश्चंस को घर पे जाके स्वयं करके देखना, आंखों पे एतबार मत करना, हाथ पे एतबार करना। चलो बेटा, यहां दे रखा है टाइम्स, क्या दे रखा है? तो टाइम्स है। अब दिमाग लगाओ इसमें, इसमें टाइम्स दे रखा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 100 बार, बार बार, इसको टाइम्स कहते हैं। हाँ, इसका पता कैसे लगता है बच्चों? एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार, उसके बाद में टाइम शुरू हो जाता है बेटा। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, मैनी टाइम्स, 100 टाइम्स, जो भी जो भी जो भी। इसका मतलब टाइम्स वाला क्वेश्चन आ गया। अब मुझे बताओ, रानी रजत से कितनी बड़ी है? दुगनी बड़ी है। अगर रजत 4 साल का है तो हमारी रानी 8 साल की, बोलो है ना। तो इसका मतलब दुगनी बड़ी है। तो बेटा दुगनी बड़ी है रानी, क्या इसी को बोलते हैं 2 टाइम्स? तो याद रख लो, जो टाइम्स आता है इसके बाद में कभी भी D2 और देन नहीं आता। बोलो क्या नहीं आता? दिया यही जाएगा, आएगा नहीं। आएगा क्या? एज और एज के बीच में डिग्री नंबर 1, टाइम्स के बाद में एज और एज के बीच में डिग्री 1 आएगी। क्या नहीं आएगा? देन के साथ डिग्री नंबर। तो दे क्या रखा है देने वाले ने? ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। क्या इसी को कहते हैं D2 और देन? बोलो हाँ या ना। जबकि क्या पढ़ाई थी मैं तुमको? मैं क्या पढ़ाई थी तुमको? कि जब भी तुमको 2 टाइम्स दिया हो तो ये नहीं आएगा, बल्कि एज और एज के बीच में डिग्री नंबर। हो गया। नरेंद्र इज 50 टाइम्स स्मार्टर देन राहुल। ये नाम तो सुना होगा। अरे हाँ या ना। नरेंद्र, विवेकानंद, नरेंद्र। चलो, फिलहाल नरेंद्र इज कितने टाइम्स? इसके बाद में D2 और देन दिया होगा, लेकिन ये गलत है। सही करने का तरीका बता नहीं रहे हो। एज स्मार्ट एज। इसमें भी देखो, कंचन इज थ्राइस टॉलर देन मीनू। ये 2 फुटी है, वो 6 फुटी है। तो इसका मतलब 3 गुना हो गई। तो इसके बाद ये दिया होगा जो नहीं आएगा। बोलो क्या आएगा? एज टॉल एज कोहली इज ट्वाइस मोर स्किल्ड देन सूर्या। तो बेटा ट्वाइस आ गया, इसका मतलब D2 और देन दिया होगा, जो गलत है। एज स्किल्ड एज सूर्या। सूर्य नाम है, कुछ और नाम है? यही नाम है, यादव, यही नाम है। तो ये है क्वेश्चन। जब टाइम्स दिया जाए तो आपको टाइम्स लेना है, उसके बाद D2 और देन दिया होगा, उसको गलत बता देना, एज के बीच में D1 बैठा देना। एरर का क्वेश्चन ये रहा। आगे चलता हूं, इससे पता लगता है टाइम्स वाले क्वेश्चन आ गए। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स भी आ सकता था। नेक्स्ट, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विकल्प आपके सामने होते हैं, आपको उनमें से एक को चुनना होता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य के पास में आइटम तो खूब सारे थे, लेकिन उनकी जो कृपा दृष्टि थी वो अर्जुन के ऊपर थी। यानी सारी दुनिया एक तरफ, मेरा अर्जुन एक तरफ। तो जब आप भीड़ में से, जब आप दो में से किसी एक को छांटते हो, या दो से ज्यादा में से किसी एक को छांटते हो, तब की बात है। तो आपको बताना चाहूंगा, इसको करने के लिए एक आपको सूत्र याद करना पड़ता है हरे रंग में, और ये होता है ऑफ द टू द D2। क्या कहा जी मैंने? ऑफ द टू द D2। दूसरी बात आती है ऑफ ऑल द D3। अभी कुछ वर्ष पहले एक चीज आई थी, द D2 नारायण नारायण। वो पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस था। अरे हमें ना, अब क्या है? ऑफ द टू द D2 ऑफ ऑल
तो सोने से पहले इसको बड़बड़ा के सोएंगे, सुबह उठते बड़बड़ाएंगे। ऑफ द टू द डी टू, ऑफ ऑल द डी टू, द डी टू, द डी टू, नारायण नारायण, ऐसे याद करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ बेटा, कितनी बहनें हैं? उनमें से अपन किसकी बात कर रहे हैं? दो में से। तो देखो, मुझे तो पूरी हिस्ट्री पता है कपूरों की। तो कपूरों के अंदर दो कपूरी आई थी, एक तो थी करिश्मा कपूर और एक करीना कपूर। कितनी बहनें थी? उन दो बहनों में से मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो जब मैं दो में से किसी एक को छांट रहा हूं, तो बेटा ऐसे समय प्रेपोजिशन इन कभी नहीं आता। पहली गलती तो ये मार्क करो, ऑफ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देख रहा है विनोद, दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? ऑफ। दो में से एक को छांटना हो या 20 में से एक को छांटना हो, प्रेपोजिशन हमेशा ऑफ आएगा। मैं बोलूं इन दोनों में से एक को मॉनिटर बनाऊंगा, ऑफ दीज टू गर्ल्स, ऑफ, ना कि इन दीज टू गर्ल या बिटवीन दीज टू, नहीं। जब दो में से एक का चुनाव कर रहा हूं, सिलेक्शन आफ्टर कंपैरिजन, प्रेपोजिशन कौन सी आएगी? पहली गलती। अब दो बहनों में से एक को छांटा, बोलो कौन सी? लेकिन ऑफ द टू द डी टू, द मोर ब्यूटीफुल। और जो ये टोटका याद नहीं करके जाएगा, मरोड़े आएंगे बेटा खूब। अगला बताओ बेटा, उन लोगों में से अजय, उन लोगों में से एक को एक बार तो पहले इस बिटवीन को साइड में करो, बोलो क्या आएगा? ऑफ देम अजय इज D1 या द D2 है। तो यहां पे क्या आएगा? अजय इज द टॉलर, ऐसा होगा। ये पहले मुझे भी नहीं आता था, फिर मैंने एक दिन ये याद कर लिया, ऑफ द टू द D2, ऑफ ऑल द D3। अब मुझे बताओ बेटा, ट्विंस कितने होते हैं? जुड़वा। एक पुरानी वाली थी, एक नई, दो। अब बताओ, ट्विंस में से इन आएगा कभी? छी, ऑफ आएगा। दो में से एक की बात कर रहा हूं, वो क्या बनेगा? केवल सेंसिबल या द मोर सेंसिबल? ऑफ द टू द D2, ऑफ द टू द D2। दो भाई थे, एक बाली और एक सुग्रीव। दोनों में से बाली ज्यादा ताकतवर था, उस पे पावर थी, वो दूसरे वाले की आधी पावर खींच लेता था। अरे हाँ, है ना, मैग्नेटिज्म था उसमें। तो ऐसे समय दो भाइयों में से एक को छांट रहा हूं, इन आएगा क्या? ऑफ आएगा। ऑफ द टू ब्रदर्स बाली इज D1, नो, बाली इज द D2। तो ये हो जाएगा इज द स्ट्रॉन्गर, ऑफ द टू द D2। इधर क्या दे रखा है? शिखा जो है दो में से D2 है या द D2 है? शिखा जो है वो दोनों में से द D2 है। तो शिखा इज द टॉलर ऑफ द टू। कितने विद्यार्थी हैं? दो या दो से ज्यादा? ऑफ द टू नहीं तो फिर ऑफ ऑल कर दूं? अरे हाँ, है ना, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल द, हाँ जी, द मोस्ट पॉपुलर, ऑफ ऑल द D3। चलो अगला बताओ बेटा, अमंग ऑल द ड्रेसेस, सारी ड्रेसों में से एक को छांटने की बात कर रहा हूं, तो पहले तो किसको माइनस करो? अमंग हटेगा। कितनी ड्रेस थी? दो या दो से ज्यादा? कुछ बातें आपको कल की क्लास वाली याद आएंगी। जब दो से ज्यादा का मसला होता है तो लेटर नहीं आता है। लेटर तो दो में से बाद वाला पढ़ाया था, बहुत सारों में से लास्ट वाला। तो बेटा यहाँ पे लेटर नहीं आएगा। पहली गलती तो क्या है? क्रम में जो अंतिम वाला है भाई साहब, ये सबसे महंगा है। ऑफ ऑल द ड्रेसेस द लेटर नहीं आएगा, क्योंकि दो से ज्यादा का हवाला मिल चुका है। लेटर तब आता है जब मामला कितनों का हो। द लास्ट इज द प्लस D3, कॉस्टलीएस्ट। रूल वही है बेटा, ऑफ ऑल द D3। और मामला दो से ज्यादा का है तो लेटर नहीं, लास्ट आएगा, क्रम में अंतिम। कल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था,
मैंने आपको कहा था कि ये बातें आगे भी आएंगी। चलो 20 सेकंड की बैटरी बची है, जा रहा है फोन, बाद में करूंगा भाई। चलो भाई, तो श्रद्धा की बात करता हूँ। श्रद्धा जो है सारी अभिनेत्रियों में, तो पहली बात तो उनमें से एक को छाट रहा हूं तो क्या आएगा? ऑफ ऑल D1 या द D3? द D3, द मोस्ट ब्यूटीफुल। बोलो हाँ या ना? यहां तक डाउट है किसी को? तो इसका टोटका याद कर लेना, ऑफ द टू द डी, ऑफ ऑल द D3। इसमें प्रेपोजिशन का एरर होगा तो इन बिटवीन इन सारों को हटा के ऑफ लगाना होगा, और अन्यथा एडजेक्टिव का आएगा तो ऑफ द टू द D2 ऑफ ऑल द D3। और अब आगे इसमें क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ अ सिंगल पर्सन। एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना, लिखो हेडिंग, एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना। एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना, जैसे भीम था, तो जो भीम था वो पावरफुल भी खूब था, और भीम था वो थोड़ा सा दिमाग से, दोनों ही बातें थी। जो भीम था वो पावरफुल भी खूब था, और जो भीम था वो पेटू भी खूब था। तो दो गुण थे उसी के, बोलो हाँ या ना? जब किसी एक ही व्यक्ति के, जब किसी के एक ही व्यक्ति के क्वालिटी नंबर 1 और क्वालिटी नंबर 2 में तुलना की जाए, तब क्या होता है? देखो बेटा, वाक्य पढ़ते हैं। शिखा इज लंबी है और मोटी है। हाँ जी, शिखा के साथ कोई दूसरी मिली? तो एक ही व्यक्ति के कितने गुण दे रखे हैं? एक तो दे रखा है वही कौन थी, टॉल, और वही कौन थी, मतलब लंबी भी वही थी और मोटी भी। हाँ जी, लंबी भी वो थी और मोटी भी, दोनों को मिलाऊं तो भाई मोटापन के अलावा उसका जो लंबापन था वो मोटेपन पे हावी था। खोलो है। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना होती है, तो टॉल की डिग्री भूल गया, बताओगे एक बार? टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना होती है तो एक फॉर्मूला बनता है, और वो होता है मोर प्लस D1 देन D1। बोलो क्या बोला मैंने? मोर प्लस D1 देन D1। ये कब का होता है? जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना हो, मोर प्लस D1 देन D1। तो शिखा इज, बेटा टॉलर नहीं आएगा, बड़ी खुशी के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मोर D1 ये ठीक है, और माशाअल्लाह ये भी ठीक है, मोर टॉल देन फैट। अब ये डिग्री नंबर 2 ऐसी कोई नहीं होती कभी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ही होती है। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना की जाए, तब डेलिबरेटली मोर के साथ D1 को बैठा देना ही पड़ता है, नो अदर ऑल्टरनेटिव। गौरव इज बहादुर, गौरव इज श्याणा। दोनों गुण गौरव के हैं, लेकिन जब मैं उसको तराजू में एक तरफ शाण पत्ती रखता हूं, एक तरफ चाय पत्ती रखता हूं, तो चाय पत्ती ज्यादा खतरनाक है। तो यहां पे ब्रेवर नहीं आएगा, बोलता क्यों नहीं हम? मोर प्लस D1 देन D1, यहां कोई दिक्कत नहीं, अप्रभावित क्षेत्र है। तो यहां पे मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। अरे हाँ या ना? बल्लाल देव स्ट्रांग भी था और
पॉपुलर इतना नहीं था, उससे ज्यादा तो बाहुबली की चलती थी, सिंहासन डोल जाते। बेटा क्या होगा, बल्लाल देव ही ये, बल्लाल देवी वो, एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना बताते क्यों नहीं हो आप? मोर स्ट्रॉन्ग देन D1, मोर प्लस D1 देन D1। एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना हो तो मोर प्लस D1 देन D1। ये बातें आपको थोड़ी अटपटी लग रही होंगी क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एग्जामिनर के फेवरेट्स हैं, बार बार यहीं से लेता है क्वेश्चन। जब पेपर पीवाई की उठा के देखोगे मजा आएगा। अगला, एक वाक्य दिया है, मेरे सब टीचर्स वहां पे हैं और उसकी दोनों बहनों ने कथक परफॉर्म किया। आओ इस मामले को समझेंगे। माई क्या होता है? हाँ जी, इसको कहते हैं मेरे हिसाब से पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, यही है इसका नाम। और इसका नाम होता है एक दो तीन या सारे, तो इसको मैं न्यूमरल एडजेक्टिव कह रहा। अरे हाँ या ना? एक दो तीन नहीं सारे, तो इसको क्या बोलूं? न्यूमरल एडजेक्टिव। यानी भगवान का दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, और यानी पी भी है, और पी भी है, और इस रूल का नाम होता है बेटा एनपी का कायदा। बोलो कौन सा कायदा? एनपी का कायदा, उतार ले बेटा, रहेगा फायदा। एनपी का कायदा यानी पहले एन आएगा फिर पी आएगा, इसकी ऐसी की तैसी कर दो, अब बाकी ऑल माई टीचर्स आर देयर, क्योंकि पी एन कुछ नहीं होता, एनपी होता। तो यहां पर ये भी कौन है? पी। ये कौन है? एन। एन पी बोथ हिज, देर फुल स्टॉप आंसर। एनपी का कायदा, उतार लो, रहेगा फायदा। पोजेसिव एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और तब ये मसला सेट होगा। बच्चे इसको वैसे करके आते हैं कि पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो माई हो मैंने ऑल माई कर दिया, तो पता रहे ये एनपी का कायदा है, इस लिहाज से होता है, अपने बचीड़ मत देना। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों, यहां पर मुझको कुछ बात दे रखी है। एक लड़का है जो इस पोस्ट के लिए मुझे सबसे उपयुक्त दिखता है, बोलो हाँ या ना? अब्दुल कलाम साहब जो थे वो काबिल व्यक्ति थे, प्रशंसा योग्य व्यक्ति थे, बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से हरा रंग उठा रहा हूं, और एक लड़के की तारीफ में कौन से कशीदे पढ़े जा रहे हैं भाई? इसको क्या कहता हूं? एडजेक्टिव। कैंडिडेट क्या चीज होती है? क्या मैं एडजेक्टिव इसको कैंडिडेट को नाउन बता सकता हूं? और इस फॉर को क्या मैं एक प्रेपोजिशन के रूप में देखता आ रहा हूं बचपन से? तो इसकी शॉर्ट फॉर्म करूं तो ये लिखा है अनाप शनाप। क्या लिखा है बोलो? अनाप शनाप। तो आपको तो ये पता है कि कुछ भी अनाप शनाप है, आपको इसको नापना है। इसको कहते हैं एनएपी, नाप का कायदा। अभी किससे, इससे पहले कौन सा आया था? एनपी का कायदा। इसको क्या कहते हैं? नाप दे। तो पहले ना, आ, अ। तो इसका मतलब ही इज अ कैंडिडेट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। गलती सही हो गई है। अब्दुल कलाम वॉज अ मैन वर्दी ऑफ प्रेज। ये कौन है? एडजेक्टिव। वर्दी यानी काबिल। नाउन, प्रेपोजिशन। अनाप शनाप क्वेश्चन आएगा, उसको नाप दे। ये अनाप शनाप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसके लिए आपको नापना आना चाहिए। और इसी के साथ हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। नाप का कायदा।
वैसे पढ़ के देखो, मजा ही आ रहा। पढ़ के देखो, आपका दिल नहीं कहेगा कि गलती है। ठीक सही लग रहा है सब कुछ, देखना एक बार पढ़ के। ही इज अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, मजा आ रहा है सर। इधर भी देखो, अब्दुल कलाम वॉज अ वर्दी मैन ऑफ इट्स, मजा आ रहा है। तो आप अनाप दे रखा है, इसको नापना पड़ेगा। ये मजे से काम नहीं होता है। पढ़ लिख के जाओ। और अब आगे, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। ग्रेजुअल का मतलब धीमे 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 धीमे। इसका मतलब या तो धीमे 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 ऊपर जा रहा हो, या धीमे 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 नीचे आ रहा हो, तब आपको कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। जब भी आपको धीमे धीमे ऊपर या नीचे आता दिखे, तो एंड के दोनों पक्षों पर बेटा D2 D2 लो, मैं हरा रंग उठा लेता हूं। धीरे धीरे अंधकार गहरा होता गया, धीमे 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 अंधेरा बढ़ता गया। तो यहां पे आएगा बेटा डाकर एंड डाकर। चंद्रगुप्त होता गया और मजबूत और मजबूत। तो यहां आ जाएगा धीमे 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 धीमे, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। धीमे 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 धीमे, क्लोजर एंड क्लोजर। काइट उठना शुरू हुई, धीमे 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 धीमे, ऊपर और ऊपर, हायर एंड हायर। किसी व्यक्ति को यहां तक कोई भी डाउट है तो कृपया पूछ ले। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है। और इसी के साथ एक फाइनल बात करूंगा, फिर आज की क्लास को समाप्त करें। और वो क्या है, यूं तो आप पता ही होगा। एक चीज आती है बेटा, दिस काइंड ऑफ, दिस टाइप ऑफ, और दिस सॉर्ट ऑफ। बोलो कौन आ गया? अब आप पढ़ नहीं रहे हो। बोलो कौन आ गया? खैर, तो आपको पता रहे, देखो वो आ गया। तो ऐसे समय पे ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते, दैट काइंड ऑफ, दैट टाइप ऑफ, और दैट सॉर्ट ऑफ। ये होता है कुछ भी नहीं। उतार लीजिए बच्चों। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट। क्या क्या लिखा है? दिस काइंड ऑफ, दिस टाइप ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ। ये बातें शायद नजदीक हैं, इसलिए दिस बोल रहा है। दैट काइंड ऑफ, दैट टाइप ऑफ, दैट सॉर्ट ऑफ, ये शायद चीज जो है वो दूर पड़ी हो, इस प्रकार की वस्तु। दीज काइंड्स ऑफ, दीज टाइप्स ऑफ, दीज सॉर्ट्स ऑफ, बहुत सारी वस्तुओं करीब लग रही हैं मुझको। दोज काइंड्स ऑफ, दोज टाइप्स ऑफ, दोज सॉर्ट्स ऑफ, ये व्यवस्थाएं सारी ठीक हैं। गलती कहां करवाएगा, पहली बात तो ये समझो। ये टिप्पणी वालों पहले देखो, ये दिस और दिस एक वचन है, बहुवचन, इसलिए काइंड, टाइप और सॉर्ट आ सकता है। बोलो हाँ या ना? तुम भी एक वचन, तुम भी एक वचन। ये नजदीक था, इसकी दूरी कैसे बनती है? लेकिन है तो कौन सा वचन? हाँ जी, एक वचन, इसलिए तुम भी एक वचन। तो यहां पर क्या हो गया? दैट काइंड ऑफ, दैट टाइप ऑफ, दैट सॉर्ट। तुम भी एक वचन, तुम भी एक वचन। और जैसे ही यहां पर कौन सी वाली बात आ गई, जब यहां बहु हुआ तो यहां भी बहु आए, बहुवचन आएगा, काइंड, टाइप्स और
ये नजदीक का मामला है, ये दूर का मामला है, तो ये भी दूर चलेगा लेकिन एक से ज्यादा हैं, तो यहाँ काइंड आना चाहिए। एग्जामिनर ध्यान से सुनना बेटा, अब इनके साथ में ये लगा देगा और इनके साथ में ये लगा देगा। बात समझ आ गई? इनके साथ में ये देगा तो एरर है, और इनके साथ में ये दे देगा तो एरर है। अब आपको पता है यहां ऊपर वाली सत्ता एक वचन है, तो अब जो नाउन आएगा वो या तो आएगा, बोलो कैसा, या फिर क्या आएगा, और इस लिहाज से वर्ब कैसी आनी चाहिए। लेकिन ये बारात है, तो बारातियों के लिए जो नाउन आएगा दैट हैज टू बी पाकिस्तान, और पीसीएन के अलावा जो वर्ब आएगी दैट हैज टू बी प्लूरल ऑल द वे। एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो बेटा, दिस काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ बॉयज, दिस काइंड ऑफ बॉयज आर नॉट स्टूडियस। तो आप बताओ बेटा यहां पर क्या होना चाहिए। दो जगह ठीक कर सकता हूं, या तो यहां पर क्या कर दूं, दीज काइंड्स, और या फिर यहां पे ठीक कर दूं। ध्यान से, या तो इसको ठीक कर दूं ए पार्ट को, और या फिर इसको ठीक कर दूं बी पार्ट को। बोलो हाँ या ना, किसको ठीक करूं, हाँ बताओ। तो अपने जेब से डाइस निकाल लेना और चल के देखना, एक आ जाए तो एक को ठीक कर देना, दो पहले आ जाए तो ये है। अरे हाँ या ना, अरे पहले वाली व्यवस्था को ठीक मानते हुए इस वाली व्यवस्था को ठीक करते हो। ये अगर ये ठीक है तो इसको ठीक मान के आगे ठीक करने का रिवाज है, तो ये नहीं आएगा और इसकी जगह क्या आएगा, बी में गलती है। अगला क्वेश्चन याद रखना, पहले वाले को ठीक मानकर आगे वाले को ठीक करने की कवायद होती है। नेक्स्ट, बताओ कहाँ कमी रह गई लाड़ प्यार में, इस तरह की साड़ियां। तो आप बोलोगे सर ये जो सिस्टम है ना ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा यहाँ पे क्या लगा देते, इसके साथ पीसीएम दे रखा है, ये भी दे रखा है, आप फ्री, इधर कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ दिक्कत थी, इसके साथ ही आ रहा है। तो ये एक्सप्रेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना, यहाँ तक किसी व्यक्ति ने कोई डाउट अराइज हो रहा है, कुछ पूछने जैसी बात है तो कृपया पूछ लो, 2.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको पूछने के लिए, फिर ये वीडियो आपको नजर कर दूंगा। तो कोई डाउट है तो कृपया पूछिए।